हाय फ्रेंड्स, कल हमने वर्गीकरण के बारे में देखा। आज हम कोशिका के बारे में जानेंगे। कोशिका, जिसे इंग्लिश में सेल बोलते हैं, ये जो सेल वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से आया है। अब देखते हैं कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका विज्ञान, जिसे इंग्लिश में हम बोलेंगे स्टडी ऑफ सेल नोन एज साइटोलॉजी। कोशिका यह संजीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है? संजीवों की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसे जीवों का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। देखते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में, कब? 1665 में सर्वप्रथम सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कॉर्क के पतले टुकड़ों में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखी। मतलब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की सबसे पहले खोज की। अब कोशिका दो प्रकार की होती है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में हम एग्जाम्पल लेंगे अमीबा का और बहुकोशिकीय में मानव का। कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? स्लाइडेन ने तो 1838 में और स्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इसमें क्या हुआ? इस सिद्धांत में सभी जीवधारी कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से मिलकर बनी है। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। क्या है? मूल इकाई। अब आगे देखते हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है या फिर ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ये कथन किसके हैं? आर विर्चाओ के। मतलब एक कोशिका अपने पहले वाली कोशिका से ही बनती है। कोशिका अनुवांशिकी की इकाई भी है। क्या? किसकी इकाई है? अनुवांशिकी की इकाई भी है, क्योंकि इसके अंदर केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या है? इसकी फुल फॉर्म प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या फिर हम इसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। यह सबसे छोटी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा कौन सी कोशिका है? सबसे छोटी कोशिका। इसे पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा को हम पादप जगत के जोकर के नाम से भी जानते हैं। पादप जगत की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? रेमेई तंतु की होती है। सबसे छोटी तो माइकोप्लाज्मा की और सबसे लंबी रेमेई तंतु की होती है। जंतु जगत में तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। हमारे मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? या फिर जंतु जगत की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका में किसका एग्जाम्पल आएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में जान लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है और यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? दिस सेल्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल है वो हमेशा एक कोशिकीय होती है। यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर बोथ। मतलब यूकैरियोटिक सेल एक कोशिकीय भी होती है और बहुकोशिकीय भी होती है। ज़्यादातर ये मल्टीसेलुलर या बहुकोशिकीय ही पाई जाती है। कौन सी? बहुकोशिकीय। अब देखते हैं साइज, देखते हैं इनका। जो प्रोकैरियोट का उसका तो 0.2 से 2.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है और यूकैरियोटिक का 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाएं बड़ी होती है प्रोकैरियोट से। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, इनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मतलब सत्य केंद्रक का अभाव होता है और इसमें न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है न्यूक्लियस की जगह। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट बट लेकिंग इन मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल। इसमें क्या कहा गया है कि कोशिका द्रव है उसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते। और यूकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट विद सेल ऑर्गेनल, इसमें कोशिका द्रव में कोशिकांग पाए जाते हैं। अब सेल ऑर्गेनल या कोशिकांग कौन से होते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
अकर करती है, मतलब अलैंगिक प्रजनन होता है इनमें। और जो यूकैरियोटिक, इनमें बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों पाया जाता है। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे बैक्टीरिया का, और इसमें प्लांट और एनिमल सेल का, जो हायर सेल्स होते हैं इसमें हम उसका एग्जाम्पल लेंगे। आगे देखते हैं कोशिका। कोशिका को 3 भागों में बांटा गया, एक तो ब्रहा आवरण, दूसरा जीव द्रव और तीसरा कोशिकांग। ब्रहा आवरण में क्या क्या होता है, एक तो होती है कोशिका भित्ति और एक कोशिका कला। जो कोशिका भित्ति होती है ये केवल पादप सेल में पाई जाती है, जंतु सेल में एब्सेंट होती है, और कोशिका कला दोनों में पाई जाती है। अब जीव द्रव देखते हैं। जीव द्रव एक तो कोशिका द्रव होता है, एक केंद्रक द्रव होता है। कोशिका द्रव में केंद्रक को छोड़कर बाकी सभी कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हरित लवक, रितिका एक्सेट्रा। और केंद्रक द्रव में क्या होता है, केंद्रक का द्रव। कोशिकांग देखते हैं। कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, जैसे केंद्रक हो गया, लवक, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। गोल्जिकाए, लयनकाय, अंतःपरद्रवी जलिका, राइबोसोम, तारकाय और रितिका। आगे हम देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम। ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल होती है, इसमें क्या होती है, जो बाहर वाली लेयर होती है वो कौन सी होती है, कोशिका भित्ति, जिसे हम कोशिका भित्ति बोलते हैं, जो प्लांट को सेल को दृढ़ बनाती है। ये क्या हो गई, कोशिका भित्ति। और जो अंदर की होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। और जो एनिमल सेल होती है उसमें केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और ये इसके अंदर केंद्रक न्यूक्लियस, इसमें यहाँ पे ये केंद्रक है। ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसे हिंदी में हम अंतःपरद्रवी जलिका बोलते हैं। और वैक्यूल, प्लांट सेल में वैक्यूल या रितिका बड़ी होती है, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल या रितिका या तो छोटी होती है या बिल्कुल ही एब्सेंट होती है। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये दोनों में पाया जाता है। आगे देखते हैं हम कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है, ये केवल प्लांट सेल या पादप सेल में पाई जाती है, जंतु सेल में एब्सेंट होती हैं। कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है। यह सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन तथा पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। यह कोशिका के आकार, सुरक्षा तथा दृढ़ता प्रदान करती है। कोशिका भित्ति का क्या काम है, कोशिका को आकार प्रदान करना, सुरक्षा देना, दृढ़ता प्रदान करना। इस कोशिका भित्ति के कारण ही हमारे पेड़ पौधे ज़्यादा धूप को सहन कर पाते हैं, गर्मी सर्दी ज़्यादा सहन कर पाते हैं एज कंपेयर टू जंतुओं के। जंतुओं को गर्मी सर्दी का ज़्यादा एहसास क्यों होता है, क्योंकि उनमें कोशिकाएं भित्ति नहीं पाई जाती। नेक्स्ट देखते हैं हम कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या है, इसे प्लेज्मा झिल्ली अथवा कोशिका कला भी कहा जाता है। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लेज्मा झिल्ली या कोशिका कला भी कहते हैं। यह कार्बनिक अणुओं जैसे फॉस्फोलिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कौन सी होती है, जो कुछ पदार्थों को अपने अंदर आने जाने देती है, सभी को अलाउड नहीं करती। मतलब आप कहते हैं ना, चयन करना किसी चीज़ का, सिलेक्टेड चीज़ों को अपने इसमें आना जाना होता है। अब आगे देखते हैं 1972 में सिंगर एवं निकोलसन ने तरल मोज़ेक प्रारूप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया। कब, सिंगर और निकोलसन ने 1972 में तरल मोज़ेक प्रारूप या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया। जंतु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पिनोसाइटोसिस तथा फेगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा पदार्थों के चयनात्मक अभिगमन में सहायता करती है। मतलब चयनात्मक अभिगमन, अपने अंदर किसी चीज़ को अंदर भेजना या बाहर भेजना किसके द्वारा करती है, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा। अब देखते हैं कोशिका झिल्ली कोशिका को आकृति प्रदान करने, आघातों से रक्षा करना, एंजाइमों का संग्रह तथा विभिन्न पदार्थों के आदान प्रदान का कार्य करती है। इसका क्या मतलब हुआ, जो कोशिका झिल्ली है ये कोशिका में प्रेजेंट होकर उसको सबसे पहले तो उसको आकार देती है,
सेल क्या करती कैसी है, फिर उसको बाहर के झटकों से आघातों से रक्षा करती है। साथ ही में एंजाइमों का संग्रहण एंजाइमों का भी इकट्ठा करती है और विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान मतलब अपने अंदर आने जाने की अनुमति देने का कार्य करती है। अब हम देखते हैं जीव द्रव। जीव द्रव क्या है? सभी कोशिकाओं में एक जेलीनुमा अर्धतल द्रव भरा रहता है जिसे जीव द्रव या इंग्लिश में हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सबसे पहले पुरकुंजे एक साइंटिस्ट है, जीवद्रव नाम दिया 1837 में। जीवद्रव नाम किसने दिया? पुरकुंजे ने। अब हक्सले ने क्या कहा जीवद्रव के बारे में? जीवद्रव जीवन की भौतिक आधारशिला है। ये कथन किसका है? हक्सले का। अब देखते हैं जीवद्रव ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जीवद्रव, ये तीनों टर्म हमें अलग अलग से याद रखनी है, इनको मिक्स नहीं करना। एक कोशिका द्रव, एक केंद्रक द्रव, सभी एक द्रव नहीं है, अलग अलग है। इनको देखते हैं, अब हम अच्छे से पढ़ते हैं। कोशिका द्रव देखते हैं सबसे पहले क्या है। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव कौन सा होगा? ये सेल है, इसमें से ये क्या है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हो गया। अब इसमें ये सेल ऑर्गेनल है, जैसे कहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कहीं पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कहीं पे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, अंतरपरद्रवी जलिका या फिर वैक्यूली हो गए। तो इस न्यूक्लियस को केंद्रक, इस केंद्रक को छोड़कर बाकी जो ये द्रव है ये क्या कहलाएगा? जीव द्रव। समझ में आया? यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है तथा कोशिका की झिल्ली के अंदर और केंद्रक झिल्ली के बाहर रहता है। जीव द्रव सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। जो कोशिका होगी उसमें जीव द्रव होगा ही होगा। आगे देखते हैं। यह रवेदार जेलीनुमा अर्धतल पदार्थ है। इसमें अन्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इसमें कई रासायनिक व भौतिक क्रियाएं संपन्न होती है। जो जीव द्रव है वो रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रियाओं में भी भाग लेता है। अब आगे हम देखते हैं केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव क्या होता है इसको समझते हैं। हमने देखा ये सेल है, इसमें ये जो केंद्रक है, जो यहाँ का बाहर वाला था वो तो कौन सा था? जीव द्रव। और ये इस केंद्रक के अंदर जो द्रव होगा उसे हम क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव। ये केंद्रक है और इसके द्रव को क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव। फ्रेंड्स समझ में आ जाएगा शायद, ऐसा ही लिखा जा रहा है। जो केंद्रक द्रव होता है वो क्या होता है? केंद्रक में भरा हुआ द्रव जिसमें गुणसूत्र व केंद्रिका उपस्थित होते हैं। मतलब केंद्रक द्रव है, इसके अंदर गुणसूत्र और केंद्रिका, केंद्रक के अंदर एक और केंद्रिका पाई जाती है। जैसे ये क्या है? कोशिका, इसके अंदर ये क्या है? केंद्रक। और फिर इसके अंदर केंद्रक के अंदर ये क्या होगी? केंद्रिका, इसके अंदर जो पाई जाती है। और इसके अंदर ये क्या होगा? क्रोमेटिन जाल, जिसे हम गुणसूत्र को जाल बोलते हैं, जाल बना होता है। तो हम बोल सकते हैं कि केंद्रक ये अनुवांशिक वाहक है क्योंकि इसमें अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। आगे हम देखते हैं केंद्रक। केंद्रक की संरचना देख लेते हैं। ये क्या है? केंद्रक। केंद्रक की संरचना देखते हैं हम। ये पूरा क्या है? केंद्रक। जो ये क्या है? केंद्रिका। और जो इसमें ये जो छिद्र प्रेजेंट है इसे हम क्या बोलेंगे? केंद्रक छिद्र। और इसमें ये जो जाल बना हुआ है ये किसे क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन जालक, जिसे गुणसूत्र जाल, गुणसूत्र जाल। और इसे जो ज़्यादा डार्क कैसे हम हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। आगे देखते हैं। जो केंद्रक है इसकी खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन 2 साइंटिस्ट अलग अलग हैं, इनको याद रखना है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी की? केंद्रक की। केंद्रक कोशिका के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। हमने देखा कि विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है ये। हैमरलिंग ने ये किस पे? एस्टुबुलेरिया पर स्टडी करके बताया। जो साइंटिस्ट हैमरलिंग है इन्होंने एक एस्टुबुलेरिया पर स्टडी की और बताया कि जो केंद्रक है वह विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। यह आनुवांशिकता का वाहक है क्योंकि इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्रों पर हमारे जीन डीएनए प्रेजेंट होते हैं। केंद्रक कला। अब जो केंद्रक है इसको भी
कई पार्ट्स है। सबसे जो बाहरी आवरण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रक कला। केंद्रक कला का क्या काम होता है? सुरक्षात्मक आवरण, जो सुरक्षा करती है उसको बाहर की चीज़ों से। केंद्रक द्रव आधारीय मैट्रिक्स, जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। केंद्रिका, इसे कैरियोसोम या इंडोसोम भी कहते हैं, और ये केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होती है। और केंद्रिका की खोज किसने की थी? साइंटिस्ट फोंटाना ने। किसने की? फोंटाना ने। न्यूक्लियोलस नाम बोमन ने दिया। ये केंद्रिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ये किसने दिया? बोमन ने। राइबोसोम का निर्माण में प्रमुख स्रोत है। जो केंद्रिका है वो राइबोसोम के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम देखते हैं गुणसूत्रीय जालक। लंबी धागेनुमा संरचनाओं का जाल होता है। कोशिका विभाजन के समय यही संघनित होकर गुणसूत्र बन जाते हैं। जो गुणसूत्रीय जालक होते हैं वो क्या उलझे हुए धागों जैसा बिखरा होता है, और जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये इकट्ठे होकर संघनित होकर क्या बन जाते हैं? गुणसूत्र बन जाते हैं। इन पर जीन के रूप में डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आगे की टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।